नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। मेरे पीछे लगी तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज प्राइम टाइम में हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आईएसआईएस पर। इराक और सीरिया में लगभग तबाह हो चुका आईएसआईएस अब साउथ एशिया की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक बड़ी समस्या की वजह है। सीरिया और इराक में अपने खौफनाक मंसूबों से जहां लोगों के लिए आईएसआईएस दहशत का पर्याय बन गया था, वहीं दुनिया भर के तमाम देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं साउथ एशियन कंट्रीज में आईएसआईएस की दस्तक ने इन देश के रहनुमाओं के साथ साथ आवाम के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आईएसआईएस ने अपनी दस्तक का एहसास भी करवा दिया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दरगाह में हुए आत्मघाती हमले से। आईएसआईएस से साउथ इंडियन एशियन कंट्रीज के लिए क्या खतरा है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इराक और सीरिया से खदेड़ा गया आतंकी संगठन आईएसआईएस अब भारत की दहलीज पर पहुंच चुका है। लंबे अरसे से आईएस के एजेंट तो भारत में गिरफ्तार होते ही रहे, लेकिन पिछले दिनों बांग्लादेश और हालिया पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में बड़े धमाके भारत के लिए चौकस होने का इशारा कर रहे हैं। गुजरात की सरहद से ज्यादा दूर नहीं है कराची, और कराची से ज्यादा दूर नहीं है वो सूफी दरगाह जो आईएस के निशाने पर आई और सैकड़ों लोगों के खून से लाल हो गई। और अगर सिंध से आगे बढ़ें तो फिर अफगानिस्तान का बगदाद भी इस दरमियान आईएस की दस्तक से दहल उठा। वहां भी 50 से ज्यादा शहरी मारे गए। सीरिया में यूएस, नाटो और रूस ने जिस कदर बिना गिने आईएस पर बम बरसाए, तो वहां से इस आतंकी संगठन का दम अब उखड़ चुका है। अब इसे नए ठिकाने की तलाश है, और वही ठिकाना इसे दक्षिण एशिया में नजर आ रहा है। पाकिस्तान तो आतंकियों की जन्नत रही है, अंजाम में उसके शहर भी खून से लाल हो रहे हैं। मेरा जहां तक अंदाजा है कि आने जाने वालों की रफ्तार देख के 60 से 65 बंदे एक्सपायर हो चुके हैं। क्या क्या बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं? मिक्स बाडियां हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, सब चीजें मिक्स में हैं। जख्मी कितने हो गए? जख्मी अंदाजन मेरे 500। लेकिन भारत में भी गद्दार कम नहीं है, इसलिए जो हमले आईएस ने बगदाद और कराची के पास सूफी दरगाह पर किए हैं, उसके बाद ये सिलसिला भारत में ना बढ़े, इसलिए अब वक्त सिर्फ चौकस रहने का नहीं है, बल्कि जो भी आतंकियों के यार हैं उनके साथ अब सख्ती का वक्त आ गया है। और इसका इशारा भी भारतीय सेना के जनरल कर चुके हैं। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। आईएसआईएस की दस्तक ने साउथ एशियन जो देश हैं उनकी सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। यहाँ की आवाम हो या रहनुमा हो, हर कोई परेशानी में नजर आता है। हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि आखिर आईएसआईएस की जो दस्तक दी है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, वो परेशानी का सबब बनती जा रही है और इससे निपटने के लिए किस तरीके के एहतियाती कदम उठाने चाहिए। विदेश मामलों के जानकार महमूद आलम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। महमूद आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आईएसआईएस की दस्तक साउथ एशियन देशों की तरफ अब हो रही है और दस्तक दे भी दी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो हमला हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि आईएसआईएस अब सक्रिय हो रहा है साउथ एशियन देशों के लिए। इससे निपटने के लिए आखिर किस तरीके के कदम उठाने चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को और खुफिया एजेंसियों को? देखिए, अभी हम सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते कि ये अटैक आईएसआईएस का ही था, या पाकिस्तान में तो आपको मालूम है बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप ये देखिए, जो उन्होंने दावा किया है, जो आईएसआईएस की एजेंसी है अमक, वो ये बोलते हैं कि एक हमारे सुसाइडर बॉम्बर ने अटैक किया जो वहाँ पे शिया गैदरिंग थी। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में आपको मालूम है शिया सुन्नी का बहुत जबरदस्त इख्तलाफात हैं। उसके अलावा वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस भी है। हाँ, लेकिन अगर आईएसआईएस ने वहाँ पे कदम जमाए हैं तो ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि फिर वो वहाँ पे जब अपने कदम जमा लेंगे तो वो दूसरे देशों में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को सोचना होगा
कि ये वो पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट की बात करता है। टेररिस्ट होता है। और आप ये देखिए कि ये क्या कौन लोग हैं ये जो 12वीं सदी का सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर, उसको भी नहीं, वहां पर भी गैदरिंग को आप नहीं छोड़ रहे हैं, वहां पर भी आप इतनी बर्बरता कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को खुद सोचना होगा कि इसको किस तरीके से एलिमिनेट करना है, किस तरीके से। हम भारत तो हमेशा कहता रहा है कि हम आपकी तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है, टेररिज्म को खत्म करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो खुद इसे जो है अपनी एक वेपन्स के तौर पे इसने यूज किया है। ये इंडिया के पाकिस्तान वेपन्स की तरह इसे इस्तेमाल कर रहा है आतंकवाद को, और यही वजह है कि पाकिस्तान खुद इसका दंश झेल रहा है। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। पाकिस्तान में तो हमला हुआ और हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ले ली। भारत की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी गाए बगाहे ISIS के झंडे लहराए जाते हैं प्रफुल्ल साहब, और दस्तक एक तरीके से भारत में भी ISIS दे रहा है। जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववादियों का सहारा लेकर लश्कर-ए-तैयबा और जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान के, वो अशांति फैलाते हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ISIS भी इस तरीके से कश्मीर में अपने फायदे के लिए युवाओं को यूज कर सकता है, और अगर कर सकता है तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कश्मीर में जो समाधान यूज कर रहा है यूथ को अपने लिए, वो ISIS का आप कह रहे हैं कि वहां पे फैलाव हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। जब आप रिलीजन का सहारा लेते हैं सियासत में, तो जहां पे रिलीजन का सहारा लेते हैं वो जैसे कि आग में पेट्रोल की तरह का काम देता है, बिल्कुल, और हर एक चीज को भड़का देता है। और हम अनफॉर्चुनेटली एक जिसमें टेररिज्म जिस रिलीजन को बिलोंग करता है वो ऐसा रिलीजन है, सारी दुनिया में आतंक फैलाया हुआ है उसी के कारण, और आग फैलती जा रही है। तो अगर कश्मीर में अगर रिलीजन को लेके सियासत होती है और रिलीजन को लेके टेररिज्म होती है, तो आप मान के चलिए कि ISIS का आना लाजमी है, कोई नहीं रोक सकता। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अभी सेना प्रमुख ने भी, हमारे जो है विपिन रावत जी, उनका भी एक बयान आया था और उन्होंने साफ कहा था कि जो युवा हिंसा के लिए, स्पॉन्सर हिंसा के लिए भड़काए जाते हैं आतंकवादियों की तरफ से, उनके सहारा लेकर के आतंकवादी सेना के ऊपर हमला करते हैं। और उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने साफ कहा था कि अगर आगे ऐसा होता है तो जो लोग हिंसा में शामिल होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वो एक संदेश था, एक चेतावनी थी कि अगर ऐसा किया जाता है तो ना किया जाए। लेकिन उनके बयान को, सेना प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस पर राजनीति भी होने लगी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्मी चीफ के बयान पे राजनीति हो रही है, क्योंकि ये जो राजनीति वाले हैं, करने वाले, वो चाहते हैं कि वो राजनीति करें, वो देश के हित नहीं चाहते, वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं राजनीति की तंदूर के अंदर। तो एग्जैक्टली वही भी कर रहे हैं। और जो आर्मी चीफ ने बोला है उसकी बात को लेकर वो अपनी सियासत करने से बाज नहीं आएंगे। और बात सारी की सारी ये है, जैसे मैंने आपको बताया, आर्मी चीफ जो कह रहे हैं, वो पहली बार आर्मी चीफ ने ऐसा बोला है, और जब तक वो करेंगे नहीं और करके दिखाएंगे नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। इनको करके दिखाना होगा कि वो कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, करके दिखाना होगा कि जो वो कह रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं। आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक छोटी सी हम रिपोर्ट देखना चाहेंगे जो 1 मिनट की है हमारे पास। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भारत के लगभग हर पड़ोसी देश में धमाके कर चुका है। धमाके भी ऐसे जो सैकड़ों जिंदगियों को टुकड़ों में बिखेर गए। ऐसे में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही आने वाले बड़े खतरे को लेकर सेना सख्त होती है, तभी कुछ लोगों के दिमाग शैतानियों पर उतर आते हैं। बिल्कुल, मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूँ कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं, अभी तक जिस तरह से हमने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, हमारा नज़रिया यही है कि हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम
नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं। लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग ज़रूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। पीछे लंबे अरसे तक कश्मीर के साथ देश के कई हिस्सों में षड्यंत्र रच हिंसा फैलाई गई, विरोध किए गए। ज्यादा पीछे ना भी जाए तो हालिया वक्त देखिए, कश्मीर में सैनिक शहीद हो जाते हैं और आतंकी फरार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के झुंड वहां आतंकियों की मदद करने में लग जाते हैं। सेना पर पत्थर बरसाते हैं। एनकाउंटर के वक्त ये भीड़ आतंकियों का साथ देती है और जब नौजवान सैनिकों के शव देखकर आईएस के आने वाले खतरे को भांपकर जनरल सख्त होते हैं तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आतंकियों के पत्थरबाज साथियों में बच्चे नजर आने लगते हैं। What the army chief said is about the most unfavorable situation prevailing in the state. Law and order is not the job of the army. So the police in Jammu and Kashmir and the government in Jammu and Kashmir has miserably failed in controlling the social tensions prevailing there. The basic reason is that after assuming office, they started encouraging separatists and they were very soft on the terrorists also. Now Kashmir Valley is infested with the terrorist groups. So they are freely moving with the people and encouraging people to for stone throwing and attacking the army and all these things. So a government is sleeping there. The government do not do their job. That is why the army is now facing a very, very hostile situation there. कुछ दिन बाद सर्दियां कम होंगी, बर्फ पिघलेगी, सरहद पार से आतंकी फिर जागेंगे, कश्मीर के साथ देश को दहलाने की फिर कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में हालात हो रहे हैं एंड अब इतनी सदी से ये चल रही है और इतने सारे लोग कश्मीरी मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तो जिस गति से, जिस सख्ती से पुलिस काम कर रही है, अपना आर्मी काम कर रही है, बाकी सीआरपी वगैरह के जवान काम कर रहे हैं, आई थिंक परफेक्ट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी कश्मीरी अपनी धरती पे जो हमारे कश्मीर में हाल हो रहा है टेररिज्म की वजह से, वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब बहुत सारे नौजवान हमने खोए हैं, बहुत सारे जवान हमने खोए हैं। आई थिंक और ज्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए अगेंस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स। हमें लगता है कि आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है ये एक एडवाइस तरीके से उन कश्मीरियों पेरेंट्स को लेना चाहिए कि जहाँ जिनके बच्चे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में आकर पथराव मारते हैं और जिसमें आर्मी आज तक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के आज तक चाहा कि अपने लोगों को कभी चोट ना पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं तो लोगों को एक रेड लाइन चुननी चाहिए कि क्या वो उन दहशतगर्दों के साथ है या आवाम के साथ है, और कुछ परसेंटेज कश्मीर को पूरा होस्टेज नहीं बना सकती है इन वाकया कर। हमारा टूरिस्ट सीजन आने वाला है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, हमारी प्रोग्रेस पिछले 8 महीने से बंद पड़ी है, तो किसी को भी मतलब इसका गुंजाइश नहीं देनी चाहिए कि पूरे कश्मीर की पॉपुलेशन को होस्टेज बनाए। इतिहास से सबक लेते हुए और भविष्य की आशंकाओं से सचेत होते हुए अगर देश में कोई कुछ करना भी चाहे तो लोकतंत्र की प्रहरी पार्टियां ही आतंकियों की मददगार बनने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। अगर इस बार भी बंटवारे पर सियासत का खेल जारी रहा तो देश को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार लश्कर, जैश के अलावा आईएसआईएस भी हिंद को लाल करने की फिराक में है। सुनील धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आतंकवाद पर राजनीतिज्ञों की डर्टी पॉलिटिक्स से कहीं न कहीं उन शक्तियों को शह मिलती है जो शक्तियां भारत में दहशतगर्दी को बढ़ावा देना चाहती हैं। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी और महमूद आलम साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महमूद आलम साहब, आपसे पहले जानना चाहूंगा मैं कि राजनेताओं का तर्क है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस है और पुलिस स्थिति को संभाल सकती है तो सेना को वहां नहीं जाना चाहिए, जबकि अगर पुलिस ऐसा कर सकती और पुलिस के हाथ में ये सब होता तो सेना को तैनात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राजनेताओं की ये डर्टी पॉलिटिक्स आतंक पर आप इस पर क्या कहेंगे? महमूद आलम साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आपने ये देखा था जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी उस वक्त भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई थी।
ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। हमको तो ये देखना है कि किस तरीके से जो है आतंकवाद का खात्मा हो सके और कश्मीर में फिर जो है अमन और अमान और वो जो है तरक्की कर सके। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, ना कि चंद वोट बटोरने के लिए हम जो है अपने मुल्क को तोड़ने की बातें करें। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जैसा कि महमूद आलम साहब ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो राजनेताओं ने सवाल उठाए थे, और राजनेताओं के सवाल उठाने से जिस पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था उसको शय मिली थी और उसने हमारी तरफ बयानों का रुख किया था और बयानबाजी भी की थी। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो बयानबाजी करके राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं राजनेता, इससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सुरक्षा के मामले में सियासत करते हैं, वो बेसिकली अपनी ही हित की बात करते हैं, वो और किसी के हित की बात नहीं करते, खासकर ऑपोजिशन में। और जो मैंने ये भी देखा है कि इसमें जो रिलीजन का जो गेम होता है ये बहुत ही दर्दनाक और असहनीय है। इसको तो बिल्कुल बाहर रखना चाहिए। और यही कारण है कि ये जो आतंकवाद है दुनिया भर का और खासकर हिंदुस्तान में और इस रीजन में फैला हुआ है, एक धर्म को लेकर, एक रिलीजन को लेकर जो पनप रहा है, ये सबसे खतरनाक है। और ये आतंक जो सियासत करते हैं पॉलिटिशियंस, उनको बैन कर देना चाहिए। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में एक खास ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए कि एज अ सिक्योरिटी के मामले में कोई भी रिलीजियस कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब और महमूद आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ कहना था कि जो आतंकवाद पर डर्टी पॉलिटिक्स होती है उसे रुकना चाहिए, क्योंकि इससे देश में दहशतगर्दी फैलाने वालों को शह मिलती है और वो राजनेताओं के सहारे और अन्य लोगों के सहारे देश में घुसकर दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।